डीजी खान सीमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मियां मंशा साहब के ग्रुप की सीमेंट कंपनी। जी हाँ, वही ग्रुप जिसको आजकल आप ऑटो सेक्टर में जैको की सक्सेसफुल लॉन्च से जानते हैं। और अगर हम बात करें इसी ग्रुप के सीमेंट बिजनेस की, डीजी खान सीमेंट की, तो इसके पिछले 2 सालों की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में पॉजिटिव और नोटिसेबल चेंजेस दिखाई दे रही हैं। और अभी रिसेंट जो रिजल्ट आया है उसमें भी कंपनी की एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रही हैं। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में डीजी खान सीमेंट ने तकरीबन 4 बिलियन रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था, जो कि 2025 में 8 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। और शेयर प्राइस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ये मोमेंटम सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट का नतीजा नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री और कंपनी लेवल डायनामिक्स से लिंक था। इसी दौरान कंपनी ने यूएस से सीमेंट एक्सपोर्ट करने का एजाज भी अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इंटरनेशनली कोल सस्ता होने की वजह से और इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से डीजीकेसी एक टर्न अराउंड स्टोरी बन गया। और इस टर्न अराउंड स्टोरी को समझने के लिए सिक्लिकल फैक्टर्स और इंडस्ट्री कंडीशंस का रोल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब शायद इस टर्न अराउंड स्टोरी की नेक्स्ट लेग स्टार्ट हो रही है। डीजी खान सीमेंट ने नॉर्थ रीजन में सिंगल लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट एक्सपेंशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दी है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 3.3 मिलियन टन्स पर ईयर होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेंशन कॉस्ट स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री बैलेंस पर मीनिंगफुल असर डालेगी? क्या ये एक्सपेंशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इम्प्रूव करती हुई नजर आएगी आज से कुछ साल बाद, या फिर सीमेंट मार्केट में प्राइस वॉर भी शुरू हो सकती है इस एक्सपेंशन से? हम इस वीडियो में इस एंगल को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो का मकसद है डीजीकेसी के बिजनेस को डिटेल में समझना और ये भी समझना कि पाकिस्तान में सीमेंट बिजनेस असल में काम कैसे करता है। डीजी खान सीमेंट सिर्फ एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जिसका एक्सपोजर मल्टीपल सेक्टर्स तक फैला हुआ है। और दूसरे सेक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस भी डीजीकेसी की इंट्रिंसिक वैल्यू को इम्पैक्ट करती है। कंपनी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा सेक्टर्स में फैली हुई हैं। बैंकिंग सेक्टर में एमसीबी, टेक्सटाइल्स में निशात मिल्स, इंश्योरेंस में आरएनजी इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल्स में हुंडई निशात मोटर्स, और अब जैको और ओमोडा जैसे ब्रांड्स भी आ जाते हैं। इस कंपनी के बिजनेस और आउटलुक को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सीमेंट बिजनेस की कोर को समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने डीजीकेसी को एक टर्न अराउंड स्टोरी बनाया। फिर हम FY26 और FY27 के एस्टिमेट्स को समझेंगे इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, और अदर देन सीमेंट बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस कंपनी की उसको भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम सीमेंट सेक्टर में रिसेंट डीजीकेसी की एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट और जो मर्जर्स चल रहे हैं इस इंडस्ट्री में उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है या फिर प्राइस वॉर की तरफ? इस एस्पेक्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेन और पेपर साथ रख लें और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आज फुल वैल्यू मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करें। इंटरनेशनल कोल प्राइसेस सीमेंट इंडस्ट्री के कॉस्ट स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा होती हैं, और हिस्टोरिकली इनमें वॉलेटिलिटी का असर ऑपरेशंस पर देखा जाता है। अगर हम पिछले 2 सालों का डेटा देखें तो डीजीकेसी की टर्न अराउंड स्टोरी के पीछे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। एक कोल प्राइसेस में कमी और दूसरा इंटरेस्ट रेट्स में रिडक्शन। एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरनेशनल कोल प्राइसेस। डीजीकेसी की 50% प्रोडक्शन साउथ रीजन या हब से होती है और बाकी 50% सदर्न और सेंट्रल पंजाब में। इन तीनों लोकेशन पे बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट चांसेस होते हैं कि ज्यादातर सिनेरियोज में इंपोर्टेड कोल जो है वो अफगान कोल से ज्यादा सस्ता पड़ेगा कंपनी के लिए। और जब इंटरनेशनल कोल प्राइसेस $150 से गिरकर $90 तक आई तो इस डेवलपमेंट का सीधा फायदा कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स को मिला। इसके साथ साथ डीजी खान सीमेंट का हब प्लांट कोल से बिजली भी बनाता है, वहां से भी कंपनी को फायदा हो गया। अगर हम हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स को कंपेयर करें तो ग्रॉस प्रॉफिट 2023 में तकरीबन 9 बिलियन से बढ़कर 2025 तक 18.5 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सेविंग्स ऑन कोल से आया, जिसको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स भी कंफर्म करती हैं। सो इससे हमने क्या सीखा? अगर आप सीमेंट बिजनेस में कोल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो आप इस बिजनेस की जो फ्यूचर में चेंजेस आ रही होती हैं उन डायनामिक्स को अर्ली समझ सकते हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट रेट्स का गिरना। 2024 में कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन 8 बिलियन रुपीस थी, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स 22% से गिरकर 11% के करीब आए तो ये कॉस्ट कम होकर तकरीबन 4 बिलियन रुपीस तक रह गई। इस सेविंग की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट 4 बिलियन तक इंप्रूव हो गया। जैसे मैं आपको पहले भी समझाता रहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट डबल होता है। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइसेस। लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इंटरेस्ट सेविंग भी होती है, जिससे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। और दूसरा एंगल ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो मार्केट में पीई रेशियोज इंप्रूव हो जाते हैं। एज इंटरेस्ट रेट्स फॉल, बैंक में जो लोग सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पे रिटर्न्स कमा रहे होते हैं, वो जब कम हो जाते हैं तो वो फिर दूसरे एवेन्यूज तलाश करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। इसके साथ साथ कंपनी के अदर बिजनेसेस, मोस्टली जो स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनकी शेयर प्राइस जब लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इंप्रूव होती है तो उससे भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू में इंप्रूवमेंट आ जाती है। अब हम चलते हैं डीजी खान सीमेंट की FY26 और FY27 की आउटलुक पे, जिसमें हम कंपनी की अदर इन्वेस्टमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में PSX में लिस्टेड कंपनीज ने एक्सेप्शनल रिटर्न्स शो किए हैं। जी हाँ, 40,000 वाला KSE 100 इंडेक्स 165,000 हो चुका है। और इसके पीछे मल्टीपल मैक्रो, लिक्विडिटी और पॉलिसी ड्राइवर्स के अलावा एक मेन रीजन ये भी है कि PSX का ग्रोथ फ्रेमवर्क ऑन है। और 2025 की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 51% प्रॉफिट कमा कर दिया और ARN मॉडल पोर्टफोलियो ने अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर और बिजनेसेस को बेहतर अंडरस्टैंड करके मजीद बेहतर परफॉर्म किया। और PSX ग्रोथ फ्रेमवर्क की रीसेंट मैक्रो डेवलपमेंट्स की बात करें तो यहाँ एक चीज क्लियर है, पॉलिसी डायरेक्शन का फोकस अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस और लिक्विडिटी सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट और रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि SIFC इस बात को समझ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए टैक्स स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग कंडीशंस को मोर सपोर्टिव बनाना जरूरी है। हिस्टोरिकली जब भी इंटरेस्ट रेट्स और इफेक्टिव टैक्स बर्डन में ईजिंग का फेज आता है तो उसका असर बिजनेसेस के कैश फ्लोज, री इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और ओवरऑल वैल्यूएशंस पर ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होता है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं होता, बल्कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट बिल्ड करता है जिसमें क्वालिटी बिजनेसेस को ग्रो करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स और अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स टाइप एनालिसिस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डीजी खान सीमेंट की बिजनेस वैल्यू समझने के लिए उसकी मेजर सब्सिडरी कंपनीज की वैल्यू को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले MCB बैंक का जिक्र करते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक MCB की 8.6% ओनरशिप DGKC सीमेंट के पास है। इसके अलावा निशात मिल्स में भी तकरीबन 30 मिलियन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। हुंडई निशात मोटर्स में 10% ओनरशिप और निशात प्रॉपर्टीज में 8.55% की होल्डिंग मौजूद है। कंपनी की तमाम अदर इन्वेस्टमेंट्स और उनकी रिसेंट पर शेयर वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये कंपनीज डीजी खान सीमेंट को डिविडेंड पे करती हैं तो 15% डिविडेंड टैक्स और 10% सुपर टैक्स एक्स्ट्रा लग जाता है। सो इस वैल्यू को 25% डिस्काउंट करना बेहतर है। अब हम बात करते हैं DGKC के सीमेंट बिजनेस की। फ्यूचर आउटलुक कैसी लग रही है, एस्टिमेट्स कैसे हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। कंपनी की टोटल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 7 मिलियन टन है, जिसमें से सबसे रीसेंट प्लांट 2018 में हब में एस्टैब्लिश हुआ था। इस प्लांट की कैपेसिटी तकरीबन 3 मिलियन टन है और ये कंपनी का मोस्ट एफिशिएंट प्लांट है जो 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट करता है। DGKC की सीमेंट डिमांड का ज्यादा हिस्सा इसी प्लांट से कवर होता है, जबकि बाकी प्रोडक्शन लाइंस 2010 से पुरानी है। रिन्यूएबल्स और कैप्टिव पावर प्लांट्स की बात करें तो कंपनी के पास 32 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी और 8 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी भी मौजूद है। इसके अलावा DGKC के पास, जैसे मैं आपको पहले बताया, हब और खानेवाल में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी हैं जिनकी कैपेसिटी 30 मेगावाट ईच है। FY26 के लिए सीमेंट डिमांड को देखकर सेल्स 5 से 5.5 मिलियन टन अज्यूम की जा सकती हैं। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो वो तकरीबन 85 से 90 बिलियन रुपीस बन जाएगा। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 18 to 20% रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं।
इस अजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेटिंग मार्जिन्स 16 to 17 बिलियन अज्यूम किए जा सकते हैं। कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिकरिंग डिविडेंड इनकम भी रिसीव होती है, जिसका तखमीना तकरीबन 4 to 4.5 बिलियन रुपीस तक लगाया जा सकता है, जिसमें एमसीबी, निशात मिल्स और कुछ और कंपनीज के डिविडेंड्स इंक्लूडेड हैं। सारी अजम्पशंस को कांस्टेंट रखने के साथ साथ फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस और टैक्सेस को एडजस्ट करने के बाद डीजीकेसी का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर स्टेबल डिमांड सिनेरियो FY27 में कंपनी के डिस्पैचेस को थोड़े से इंक्रीज होकर 5.8 to 6 मिलियन टन्स की रेंज में ले गया तो फिर कंपनी का रेवेन्यू एस्टिमेटेड FY27 में 92 to 93 बिलियन रुपीस हो सकता है। ग्रॉस मार्जिन्स 25% अज्यूम करें तो ग्रॉस प्रॉफिट 23 से 24 बिलियन तक अज्यूम किया जा सकता है। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी एक्सपेंसेस निकाल कर और 4 to 4.5 बिलियन रुपीस के अदर इनकम जो कि डिविडेंड से आते हैं, ये ऐड करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कीपिंग ऑल दिस असम्पशंस इन माइंड 28 से 29 बिलियन रुपीस की रेंज में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस स्टेज पर टैक्सेस और बाकी एडजस्टमेंट्स के बाद कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी और पर शेयर अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी का डायरेक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम नंबर्स असम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट कंडीशंस, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपने हमारी सीमेंट सेक्टर को एक्सप्लेन करने वाली रीसेंट वीडियो देखी हो तो आपको समझ ऑलरेडी आ गया होगा कि सीमेंट कंपनीज को आम तौर पर PSX में रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के फ्रेमवर्क पर असेस किया जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और यूनिट इकोनॉमिक्स के फ्रेमवर्क की बेसिस पर DGKC का कोर सीमेंट बिजनेस एक ऐसी वैल्यू रेंज में पोजीशन है जो उसकी एसेट एफिशिएंसी और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। जब हम इसमें कंपनी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यूएशन को एडिशनल सपोर्ट मिलता है। फुल डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में करें जिसको आप उसके ओनर की तरह अंडरस्टैंड करते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सपर्ट इनसाइट्स और कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो कि DGKC के बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। फर्स्ट, रिसेंटली आपने जैसे देखा होगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बिजली की कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, और इंडस्ट्रीज के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट ऑफ पीक टाइम में उसको 4 रुपए से रिड्यूस कर दिया गया है। ये डेवलपमेंट सीमेंट सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। और DGKC की बात करें तो इनका एक प्लांट अभी भी ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, तो वहां पे कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पैकेज के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह भी अनाउंस किया कि एक्सपोर्टर्स को जो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है ऑन बोरिंग्स, उसको भी हम 4.5% पे ले आएंगे। और DGKC का मेन प्लांट जो कि हब में लोकेटेड है और बहुत एफिशिएंट भी है, वो ऑलमोस्ट अपनी 50% प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट में मजीद सेविंग्स होंगी। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं DGKC के रिसेंट रिजल्ट की। और पिछले 1 से 2 क्वार्टर्स में कंपनी अपने प्लान्स कम्युनिकेट कर रही थी कि हम कोल के साथ साथ सीमेंट बनाने में बायोमास को भी यूज करने का प्लान रखते हैं। और ये रिजल्ट ये शो करता है कि अब कंपनी ने अच्छे तरीके से कुछ परसेंटेज कोल को बायोमास से रिप्लेस कर लिया है, और इसी वजह से कंपनी के बहुत अच्छे ग्रॉस मार्जिन्स शो हुए हैं। जैसे कि हमने आपको अपनी सीमेंट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बायोमास कोल से ज़्यादा सस्ता होता है, तो कंपनी अब जब ये बायोमास की परसेंटेज जो है वो मेंटेन करेगी तो ये जो न्यू ग्रॉस मार्जिन्स हैं ये एक सस्टेनेबल ट्रेंड भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो एक्विजिशंस चल रही हैं और जो न्यू एक्सपेंशन अनाउंस की है DGKC ने, उससे क्या लग रहा है कि आज से कुछ सालों बाद ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। क्या प्राइस वॉर के चांसेस हैं, या फिर जब आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट की डिमांड इंक्रीज होगी, इकोनॉमी रिकवर होगी, तो ऐसा कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, और जो शायद थोड़े पुराने इन्वेस्टर्स होंगे उनको इस बात की नॉलेज भी हो, कि पिछले साइकिल में 2021 और 22 में जब सीमेंट कंपनीज ने एक्सपेंशन अनाउंस की थी, उस वक्त भी DGKC ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि एक 3.5 मिलियन टन का
प्लांट जो कि 10,000 टन पर डे होता है, उसको हमने इस एक्सपेंशन साइकिल में जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन फिर उस वक्त जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिल रही थी टर्फ की, वो भी एक्सपायर हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिमांड नीचे जाने लग गई, डॉलर जो है वो महंगा होने लग गया और इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चले गए। तो ये एक्सपेंशन जो अब अनाउंस हुई है, ये आप कह सकते हैं कि इसके प्लान्स 2021 और 22 में भी थे और ये अब जाके इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ रहा है। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर साइकिल में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिमांड थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं अपनी कैपेसिटी को मजीद इनहेंस करने के बजाय जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनको एक्विजिशन कर रहे हैं। और ये बहुत ही एक हेल्दी ट्रेंड है, क्योंकि इससे प्रूव होता है कि फ्यूचर में जाके जो सप्लाई ऑफ सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी और जो कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है उसका मार्केट शेयर इंप्रूव हो जाएगा विदाउट ओवरऑल सप्लाई इंक्रीजिंग। और जिस तरीके से अभी भी इंडस्ट्री में तकरीबन 35 से 40% एम्पल कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो ऐसा लगता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं अगले एक साल में मजीद एक्सपेंशंस अनाउंस करेंगी। और इसी वजह से और जो प्राइस डिसिप्लिन इस इंडस्ट्री ने पिछले डिफिकल्ट साइकिल में भी शो किया था लास्ट 2 to 3 ईयर से, उसकी वजह से आजकल की इन्वायरमेंट देख के ये लगता है कि प्राइस वॉर के चांसेस कम हैं। बट फिर भी ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है जिसको आपको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना चाहिए। बट आज के एनालिसिस हमें बता रही है कि इंडस्ट्री इज़ इन स्टेबल कंडीशन, आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट की डिमांड जो है वो इम्प्रूव होगी और प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहने के चांसेस हैं। सो आज हमने डिटेल में डीजी खान सीमेंट को समझा, कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी, फ्यूचर आउटलुक और रीसेंट डेवलपमेंट्स को भी डिस्कस किया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें, तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। सी यू इनसाइड। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं और ऑनेस्टली मुझे कमेंट्स में आपका व्यू ज़रूर चाहिए। सबसे पहले, क्या आज आपको डीजीकेसी के बिजनेस मॉडल और ऑपरेशंस ओनर के नज़र से समझ आए? और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सीमेंट कंपनी या डीजी खान सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप वो कौन सी 2 चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग? ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सीमेंट डिमांड ग्रो करेगी, या फिर आपको लगता है कि प्राइस वॉर के भी चांसेस हो सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो फ़ौरन से देखें। अपना बहुत ख्याल रखिए। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स सबको बताते रहिएगा और ये वीडियो आपने अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करनी है ताकि वो भी फाइनेंशियली लिटरेट हो सके। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।